हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप में। हाजिर है एक नई क्लास लेकर के एक नए जोश के साथ। आज है न्यूट्रिशन का क्लास नंबर 10। इससे पहले हम न्यूट्रिशन का 1 से लेकर के 9 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। चलिए शुरुआत करते हैं टाइम न गवाते हुए। कहता एक वयस्क को दैनिक रूप से आवश्यक ऊर्जा का लगभग 50 से 70% कौन से खाद्य पदार्थ से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यानी रेगुलर जो चाहिए, ठीक है, रेगुलर 50 से लेकर के 70% तक जो है क्या खाते हैं जो कि हमें ऊर्जा मिल जाता है। तो आपको हम पहले बताए थे कि 65 से लेकर के 70% तक जो ऊर्जा मिलता है हमारे शरीर को वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 65 नहीं दिया है, यहाँ 50 दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। नीचे से कितनों लेकर के ऊपर तक दिखाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। 50 के जगह पे 65 की जगह पे 50 लिखा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही पूछ रहा। 50 से लेकर के 70% तक जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है वो किससे मिलता है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि निम्न ऊर्जा युक्त आहार किस स्थिति में दिया जाता है, यानी ऊर्जा ज़्यादा नहीं देना, कम। निम्न ऊर्जा युक्त आहार किस स्थिति में देना है? देखिए कुपोषण में तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि कुपोषण ऑलरेडी पहले से है, तो क्या उसमें निम्न ऊर्जा देंगे? नहीं। दूसरा है हृदय, बिल्कुल हृदय रोगी को जो है निम्न ऊर्जा युक्त आहार की आवश्यकता होता है। निम्न ऊर्जा युक्त। अब कहिए सी क्यों नहीं? क्योंकि कम वजन है, क्या इसमें होगा? नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो होगा किसमें? हृदय में होगा। डी भी देख लेते हैं। डी कहता कम रक्तचाप में, नहीं इसमें भी नहीं होगा, तो होगा किसमें? यानी कम ऊर्जा युक्त आहार की जरूरत पड़ता है। कम ऊर्जा युक्त आहार की जरूरत पड़ता है किस स्थिति में? हृदय रोगी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है निम्न में से मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है? देखिए मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन के बारे में पहले भी वीडियो में हम अच्छी तरह से आपको समझा दिए हैं कि कार्य क्या क्या है। अब ऑप्शन है, अब ऑप्शन से आप समझिए। देखिए ये टूटे फूटे ऊतक की मरम्मत करता है। हम आपको बताए थे कि ये प्रोटीन का काम है टूटे फूटे ऊतक का मरम्मत करना, ये भी बात सही है। आगे आपको बताए थे कि परासरणी दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बनाए रखते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, आगे कहता है कि ये शरीर में हीमोग्लोबिन एवं एंजाइम के निर्माण में भी सहायक होते हैं। बिल्कुल, प्रोटीन जो है टूटे फूटे ऊतक की भी मरम्मत करता है, परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है, शरीर में हीमोग्लोबिन एवं एंजाइम के निर्माण में भी सहायता करता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। कह सकते हैं प्रोटीन का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का कार्य जो चारों आपको बताए, चारों ही किसका काम है? प्रोटीन का कार्य है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्न में से व्यक्ति को पोषण प्रभावित करने वाला कारक क्या है? यानी कहने का मतलब पोषण से प्रभावित, यानी ज़्यादा पोषण दीजिएगा तो उससे भी प्रभावित होगा, कम पोषण दीजिएगा तो उससे भी प्रभावित होगा, यानी पोषण से प्रभावित होने वाला कारक। देखिए उम्र एवं लिंग, बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब उम्र के हिसाब से यदि बच्चा ज़्यादा है, बच्चा है तो उसे किसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगा? पोषण पोषण की जरूरत पड़ेगा। यदि पोषण उसे अधिक मात्रा में नहीं देंगे फिर वो किसका शिकार हो जाएंगे? कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि उम्र पे ही जो है, उम्र और लिंग पर जो है पोषण का प्रभाव पड़ते हैं। कार्य की प्रकृति यानी काम आप करते हैं ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा वर्क करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या लेना चाहिए? पोषक तत्व यानी कैलोरी ज़्यादा की जरूरत पड़ता है। आप पढ़े होंगे कि एक सामान्य व्यक्ति काम करने वाला और एक हार्ड वर्क काम करने वाले को अधिक कैलोरी की जरूरत होती है। ठीक है, तो कार्य की प्रकृति नहीं, आपका काम कैसा है। यदि ऑफिस में काम कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको कम कैलोरी की जरूरत होता है। यदि हार्ड वर्क कर रहे हैं, कि फील्ड में मजदूर वाला वर्क है, ठीक है, डलिया ढोने वाला काम है, तो उसमें अधिक कैलोरी की जरूरत होता है। यानी कहने का मतलब पोषण से कार्य की प्रकृति भी प्रभाव पड़ता है। आगे गर्भावस्था में, तो आपको पता है कि गर्भावस्था में भी अतिरिक्त कैलोरी की जरूरत होती है। यानी देखा जाए तो पोषण से प्रभावित होने वाला कारक तीनों है, ए बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भोजन पकाने का सिद्धांत है, यानी भोजन पकाने का सिद्धांत है। पहला है भोजन की असुरक्षा नहीं। अब भोजन पकाने का ये तरीका नहीं है कि भोजन पकाने के तरीका में असुरक्षा नहीं होगा, सुरक्षित ढंग से हमें भोजन को पकाना, ताकि इसका कोई साइड इफेक्ट अगल में नहीं पड़े। मान लीजिए हम खाना बनाने के लिए गए हैं, लड़ा दिया, बगल में जो है पुआल का है,
तो उसमें पुआल में लड़ेगा ही नहीं लड़ेगा। या घर है या पछुआ हवा चल रहा है, आप लहरा दिए, तो वो कंडीशन में भी आप नहीं पका सकते हैं। या फिर भोजन को उस तरह से पकाना, आप खूब पका मत दीजिए, खूब तला मत दीजिए जिससे विटामिन सी खत्म हो जाए, नहीं। तो भोजन की असुरक्षा, ये असुरक्षा नहीं होगा, ठीक है, ये सिद्धांत में नहीं आता है। आगे कहता है स्रोत का उपयोग करना, बिल्कुल ये होगा। यानी भोजन पकाने के सिद्धांत में स्रोतों का उपयोग, यानी जो स्रोत आपके पास उपलब्ध है उस संसाधनों को उपयोग करके अच्छे ढंग से भोजन को पकाना और सुरक्षित रखना, ये भोजन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी बी आंसर हो जाएंगे। अब देखिए सी, खतरे की असुरक्षा, खतरा यदि है और उसमें असुरक्षित है, ये सही है? नहीं। वातावरणीय अस्वच्छता, यानी वातावरण शुद्ध नहीं है और वहाँ पे आप खाना बना रहे हैं, बीमारी चारों तरफ फैला हुआ, वातावरण पोल्यूशन, मतलब स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ पे आप खाना को रखिए। ये खाना मान लीजिए, भोजन का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? वातावरण खराब है या पोल्यूशन है, वहाँ पे भोजन को आप सुरक्षित ढंग से नहीं रखे हुए हैं, ठीक है। भोजन की सिद्धांत होता है कि भोजन के पकाने का आपको तरीका पता होना चाहिए, कितना उसे पकाना, किस तरह से रखना है, ठीक है, ये सभी जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है वातावरण अस्वच्छता, क्या वातावरण अस्वच्छता होगा? ये भी नहीं होगा भोजन के सिद्धांत का। खतरे की असुरक्षता, ये भी नहीं होगा, खतरा है और आप असुरक्षित रह रहे हैं, ये भी नहीं होगा। और भोजन की असुरक्षता, ये भी नहीं होगा, यानी भोजन पका करके रख दिए जहाँ तहाँ मच्छी उच्छी लग रहा है, खा रहा है, वो भी नहीं होगा। स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, यानी जो स्रोत है वहाँ पे हम उसी स्रोत से सही ढंग से भोजन को पकाना और अच्छे ढंग से रखना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कम प्रोटीन का आहार किस स्थिति में दिया जाता है, ठीक है। कम प्रोटीन का आहार, देखिए कम प्रोटीन का आहार जो दिया जाता है वो पीलिया में दिया जाता है। अभी ऊपर में पढ़े थे कम ऊर्जा युक्त आहार, जो कि हृदय रोगी को दिया जाता है, कम, उसमें कम मात्रा दिया जाता है। उसी तरह से कम प्रोटीन आहार की जो स्थिति जरूरत पड़ता है वो पीलिया रोग में होता है, ठीक है। खांसी में नहीं होता है, बुखार में नहीं होता, दस्त में नहीं होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसे याद रखना, उसका डिटेल जब लेके जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा डिटेल चल जाता है, इसलिए डायरेक्ट उस क्वेश्चन को हम याद करने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन का इतना डिटेल रहता है, लगभग आधा घंटा उसको समझाएंगे तो वो ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए किसी किसी क्वेश्चन को हम जो है डायरेक्ट आपको याद, और कहता खुद ही पहाड़ निकली चाहिए, पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, उससे एक ही क्वेश्चन पूछता है, तो फिर हम उसे डिटेल पढ़ने से ज़्यादा फायदा है नहीं है। आगे, निम्न ऊर्जा युक्त आहार, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, निम्न ऊर्जा युक्त का आहार जो है हृदय रोगी में दिया जाता है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे कहता है एक शिशु को ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता कितना होता है? देखिए एक शिशु को ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता 100 से 120 किलो कैलोरी, यानी कहा जाता है 100 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा की आवश्यकता होता है। अब देखिए सभी बच्चों को फिक्स तो नहीं रहता है, थोड़ा मोड़ा आगे हुए होता है, ठीक है, इसलिए इसका रेंज में दिया हुआ है 100 से लेकर के 120 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है? देखिए आपके बुक के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपके बुक के अकॉर्डिंग 60 से लेकर के 70% तक आपके शरीर में जो है पानी पाया जाता है, और वैसे भी कहते हैं कि 71% लगभग पानी, यानी 60 से लेकर के 70% तक आपके शरीर में पानी पाया जाता है। तो 60 से लेकर के 70% तक जब पानी पाया जाता है तो अब ऑप्शन में देखिए ज़रूरत होता है, तो ऑप्शन में देखिए कौन सा होगा? ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी होगा 70%, ठीक है। अब देखिए कंपटीशन का जब बुक पढ़िएगा तो कंपटीशन के बुक में आपको दिया रहेगा आपके शरीर में कितने पानी पाए जाते हैं, तो 65 से लेकर के 80% तक दिए जाते हैं, ठीक है। जबकि आपके बुक में ये दिया गया है साफ शब्दों में कि आपके शरीर में 60 से लेकर के 70% तक, और वैसे भी यदि कंपटीशन के व्यू से चले 65 से लेकर के 80% तक, तो हमको हमेशा इसके बीच का रेंज यदि दिया रहेगा तो हमें बीच का रेंज को ही मारना सही उचित रहेगा, ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंग आपके बुक में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आपके बुक में लिखा हुआ साफ शब्दों में कि 60 से लेकर के 70% तक लगभग जो है जल पाए जाते हैं, तो हमें उसी को याद रखना है, क्योंकि आपके बुक के अकॉर्डिंग ही चलना ज़्यादा ठीक रहेगा। कंपटीशन में 65 से 80% तक देता है किसी किसी बुक में, लेकिन 65 से 80% भी देगा तो उसके बीच का जो रेंज होगा वही हमें मारना है, ठीक है। तो मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो 70%, ठीक है। और आपके बुक के अकॉर्डिंग 60 से लेकर के 70% तक आपके शरीर में पानी पाया जाता है, तो याद रखना है 70% एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्न में से
ऊर्जा और प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला बीमारी कौन सा है? देखिए यहाँ कार्य केवल प्रोटीन की कमी के कारण होता है, तब तो क्वाशियोकर रोग होता है। हम आपको बोलते हैं पी से हुआ प्रोटीन, के से हुआ क्या, क्वाशियोकर। पी से हुआ प्रोटीन और के से हुआ कैल्शियम, यानी प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकर रोग होता है। यानी प्रोटीन कमी होगा तो स्पेशलिस्ट जो है प्रोटीन कमी से क्वाशियोकर रोग होता है। लेकिन ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी दे देगा, तब इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? मरासमस रोग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा निम्न में से ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी कौन सा है? तो मरासमस रोग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और आपको सवाल को हम क्लियर कर देना चाहते हैं एमिनो एसिड को लेकर के। देखिए, यदि आपको सवाल में पूछ ले आपके शरीर के लिए कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता है, ठीक है, जहाँ भी आवश्यकता लगा करके सवाल पूछा है वहाँ 24 ही आंसर लिया, और आपके बुक ने भी 24 ही आंसर लिया है। ठीक है, कि हमारे शरीर में कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता है, तो आपके बुक ने 24 ही लिया, तो हमारे इसमें से 24 ही रखना उचित रहेगा। ठीक है, और सब 2-3 बुक में देख लेंगे, यदि 24 ही दिया होगा, जहाँ भी सवाल आवश्यकता को लेकर के और ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे 24 ही लिया है। ठीक है, वैसे जनरली आप पढ़िएगा तो जनरली बुक में एनसीईआरटी बुक सब में जो है पीछे सबका बुक हम देखते हैं तो उसमें 20 ही देता है, लेकिन जहाँ भी सवाल में आवश्यकता को लेकर देखिए क्लियर नहीं किया है 20 और 24 को लेकर के। यदि आगे चल करके मुझे इसके बारे में डिटेल से जानकारी कुछ मिलेगा तो हम आपको क्लियर कर देंगे। फिलहाल जब भी क्वेश्चन में आए कि कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होता है तब आप 24 मारिएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि किसी भी बुक में क्लियर ही नहीं करता है। कुछ बुक कुछ ही ले लेता है, कुछ बुक वो ले लेता है और उसका डिटेल कुछ और लिख देता है। तो उस कंडीशन में एक क्वेश्चन को लेकर के हमें उलझना नहीं है, उस क्वेश्चन को हमें 50-50 परसेंटेज मान करके चलना। 50% का मतलब ये हुआ कि कहीं 20 दिया है और कहीं 24 आंसर लिया है। ठीक है, हमें दोनों में से किसी एक को मार देना है। यदि एग्जामिनर मेरा आंसर लिया तो ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन गलत होगा, इससे क्या दिक्कत है? तो एक आध क्वेश्चन से कुछ विशेष होने वाला नहीं है। यदि अच्छी ढंग से जानकारी जान रहे हैं तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 50-50 लेकर के चलना पड़ता है, वरना नहीं तो एक ही क्वेश्चन के लेकर के आप इतना डाउटेड रहिएगा, इतना उलझन में रहिएगा, पता चले दिन भर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें 50-50% मान करके चलना है। यानी कहने का मतलब हम मार देंगे 20, हम नहीं जानते हैं तो हम 20 मार दिए, या हम 24 मार दिए, आवश्यकता की जरूरत पड़ा तो हम 24 ही मारेंगे। और ध्यान रखिए कि जब भी कभी आवश्यकता को लेकर के गए तो 24 ही मारिएगा, क्योंकि 24 ही हर जगह क्वेश्चन देखे हैं जहां भी आवश्यकता को लेकर के पूछा है सवाल में वहां 24 ही आंसर लिया है। ठीक है, तब आप कहिएगा सर 20 पढ़ा है, तो आपको क्या बोले, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 50-50 है, जिसके लिए किसी बुक में कुछ और किसी बुक में कुछ और, तो उसको लेकर के हमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। हम एक रट लेंगे, हम मार देंगे एग्जामिनर मेरा लिया तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन को लेकर के इतना उलझन करें, इतना घूमें, पता चलेगा और सब पढ़ने के लिए बाकी रह गया। कोई ज़रूरी है कि मेरा जो डाउटेड क्वेश्चन है, वही एग्जामिनर पूछेगा? ये कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है एक आध सवाल ऐसा होगा जो डाउटेड क्वेश्चन रहेगा जो 50-50 वाला होगा, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि आप अच्छे ढंग से तैयारी करके चाहिएगा तो उससे आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है।